हेलो साथियों, क्या हाल चाल। मैं राशिद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। तो कैसे हैं आप सभी, जल्दी से कमेंट करके बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो जल्दी से कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने इस परिवार को जल्द से जल्द बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें। जितने भी आपके सखा संबंधी मित्र हैं सभी को शेयर करो और सबको बुलाओ, उनको बताओ कि क्लासेज यहाँ चल रही हैं। तो जल्द से जल्द इसको शेयर करें, अपने परिवार को बढ़ाएं। और आज हम अपने एक हिंदी में नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, समास, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आता ही है क्वेश्चन। तो आज हम शुरू करते हैं अपना समास। समास। तो समास का जो अर्थ होता है, समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, यानी कोई बड़ी चीज अगर लिखी हुई है उसको छोटा करके लिखना ही संक्षेपीकरण होता है। जैसे कोई शब्द है रसोई के लिए घर, अब रसोई के लिए घर 3 बड़ा है तो इसको छोटा करके हम रसोई घर लिख देंगे सिर्फ एक में। तो इसका अर्थ होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण। तो समास में 2 बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम आते हैं। एक नाम आता है भोलानाथ तिवारी, भोलानाथ तिवारी, और दूसरा नाम आता है कामता प्रसाद गुरु, जिसे हिंदी व्याकरण का जनक प्रणेता कहा जाता है। तो भोलानाथ तिवारी जी ने जो इस समास के लिए परिभाषा दी है, तो भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार जब 2 शब्द मिलकर ऐसे शब्द का निर्माण करें, जब 2 शब्द मिलकर ऐसे शब्द का निर्माण करें जो शीर्षक का काम करे, उसे समास कहते हैं। जब 2 शब्द मिलकर ऐसे शब्द का निर्माण करें, जब 2 शब्द मिलकर ऐसे शब्द का निर्माण करें जो शीर्षक का कार्य करे, जो शीर्षक का काम करे, समास कहलाता है। समास कहलाता है। जैसे एक वाक्य लिख रहा हूं, मैंने रसोई के लिए घर बनवाया। मैंने रसोई के लिए घर बनवाया, ये एक क्या है, इसका ये एक विस्तृत रूप है, यानी कि विस्तार में लिखा हुआ है। ये क्या है, विस्तृत रूप है। ये विस्तृत रूप है, ये विस्तार में इसको लिखा गया है। और इसको संक्षेप में अगर हम लिखें, अगर इसको समास के रूप में संक्षेप में हम लिखें तो इसका होगा मैंने रसोई घर बनवाया। मैंने रसोई घर बनवाया, ये इसका क्या है, संक्षेपीकरण, यानी संक्षेप रूप है। ये विस्तृत रूप है, यानी इसको विस्तार में लिखा हुआ है। देख रहा हूं ना, रसोई के लिए घर, यहां से यहां तक है ये
रसोई के लिए घर। और दूसरा वाक्य बना, ये पूरा ही इतना बड़ा बना, इसमें रसोई घर सिर्फ इतनी चीज है। यहाँ इतने बड़े को हमने छोटे में करके लिख दिया है, रसोई घर, रसोई के लिए घर, उसका संक्षेप करके हमने लिख दिया रसोई घर। ठीक है, तो ये कौन कहता है इस चीज को? ये कहते हैं कि भोलानाथ तिवारी। भोलानाथ तिवारी इस परिभाषा को कहते हैं। और कामता प्रसाद गुरु कहते हैं विस्तृत रूप को संक्षेप में लिखना। संक्षेप में लिखना ही समास है, समास कहलाता है। विस्तृत रूप को संक्षेप में लिखना ही समास कहलाता है। ये कौन कहता है? ये कहते हैं हमारे कामता प्रसाद गुरु। अब इसका एक उदाहरण देख लें। अब विस्तृत रूप क्या है? राजा का तिलक। विस्तृत रूप को संक्षेप में लिखना, ये हमारा राजा का तिलक विस्तृत रूप है। और इसको हम संक्षेप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको? राज तिलक। राजा का तिलक राज तिलक होता है, ये इसका विस्तृत रूप है और ये इसका संक्षेप रूप है। तो यहां कौन कहता है? ये कहते हैं मैंने कामता प्रसाद गुरु, और इसको कहते हैं भोलानाथ तिवारी। इसको नोट कर लो, इसको नोट करो जल्दी से। मैं मिटा रहा हूं, फिर इसको अगला देखते हैं। अब इन दोनों से मिलाकर जो मुख्य परिभाषा बनती है उसको लिखते हैं। उसकी मुख्य परिभाषा किसी भी विस्तृत प्रारूप को संक्षेप में लिखना। किसी भी विस्तृत प्रारूप को संक्षेप में लिखना ही समास कहलाता है। ये इसकी मुख्य परिभाषा है। इसको भी जल्दी से जल्द नोट करो। और एक चीज ध्यान रखना, जो समास का विलोम होता है, समास का विलोम होता है व्यास। समास का विलोम होता है व्यास, ध्यान रखना। और यदि व्यास ऑप्शन में नहीं दिया हो तो फिर होगा विस्तार। समास का विलोम व्यास होता है। और यदि व्यास ऑप्शन में नहीं दिया हो तो वहां फिर विस्तार दिया होगा, तो फिर विस्तार आंसर लगाना है। और संधि का विलोम होता है विग्रह। ठीक है, संधि का मतलब होता है जोड़ना और विग्रह का मतलब होता है अलग करना या तोड़ना। अब देखते हैं समास के भेद। समास के भेद।
तो समास के मुख्य 4 भेद होते हैं। समास के मुख्य 4 भेद होते हैं। मुख्य 4 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुव्रीहि समास। लेकिन तत्पुरुष के 2 और भाग होते हैं। कौन सा? कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये हमारे कुल मिलाकर के 6 भेद होते हैं तत्पुरुष के। लेकिन अगर मुख्य पूछे तो 4 ही होंगे, ठीक है, ध्यान रखना इसका। और कुल पूछे तो कुल 6 होते हैं, मुख्य भेद 4 होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास में जो प्रथम पद प्रधान होता है, अव्ययीभाव समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है। कोई भी शब्द होता है उसमें 2 शब्द होते हैं, एक प्रथम पद और एक द्वितीय पद। तो इसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है। प्रथम पद की प्रधानता होती है और प्रथम पद उपसर्ग होता है। प्रथम पद उपसर्ग होगा या अव्यय होगा। अव्यय मतलब अविकारी शब्द होगा। अव्यय उपसर्ग होगा, अव्यय होगा या अविकारी शब्द होगा, या बारंबारता होगी। बारंबारता वाले शब्द दिखाए जाएंगे, जैसे कि बार बार, मंद मंद, धीरे धीरे, इस तरह से ये शब्द दिखाई देंगे, तो वहां हमारा अव्ययीभाव समास होगा। तो जैसे अब देखते हैं एक शब्द उपसर्ग में कैसे होंगे, जैसे कि अति जुड़ा होगा, आगे अति जुड़ा होगा, अति, तो अति से मिलकर बना होगा हमारा अतिसार। अतिसार शब्द में अगर कोई तुमसे पूछे कौन सा समास है, तो अतिसार शब्द में हमारा अव्ययीभाव समास होगा। इसमें अति उपसर्ग जुड़ा है, या फिर पर्यावरण होगा। पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग है? परि प्लस आवरण होता है, तो पर्यावरण, तो उसमें परि उपसर्ग है। पर्यावरण, या फिर अवलोकन, अव प्लस लोकन, अवलोकन, तो यहां पर अब उपसर्ग है। इन सभी में जहां जहां उपसर्ग तुम्हें पहले दिखाई दे, अवलोकन है, अवलोकन को अगर तुम तोड़ोगे तो अब प्लस लोकन आएगा, तो उसमें अब उपसर्ग है, और बाकी इसका द्वितीय भाग है। लोकन इसका द्वितीय भाग है। प्रथम पद जो है इसका वो अब है, तो अब यहां उपसर्ग हो जाएगा। यहां पर्यावरण को तोड़ोगे तो परि प्लस आवरण, तो प्रथम पद क्या होगा? परि होगा, तो वहां परि उपसर्ग है। और अतिसार को जोड़ोगे, अति प्लस सार, तो वहां अति उपसर्ग है। तो अति उपसर्ग है यहां, तो उपसर्ग की प्रधानता है, प्रधानता उपसर्ग की है। ये सब इसमें अव्ययीभाव समास में, ये सब शब्द अव्ययीभाव समास में आते हैं। दूसरा हम देखें, अव्यय शब्द देखते हैं, या फिर अविकारी शब्द बोलते हैं जिन्हें। अव्यय मतलब, व्यय का मतलब होता है खर्च करना, और अव्यय का मतलब जिसको खर्च नहीं किया जा सके। जो खर्च नहीं किया जा सके, यानी कि जिनको खंडन नहीं किया जा सकता, वो अव्यय होते हैं। जैसे को आ जाए इधर, इधर उधर, आगे पीछे, आगे पीछे, इधर उधर, आगे पीछे, ठीक है। यदि एक चीज ध्यान रखना है इसमें, मोस्ट स्टार लगा लो इसको। अव्ययीभाव में अगर यदि तुम्हें इधर उधर या आगे पीछे ये दोनों शब्द दिखाई दें कि इधर उधर शब्द में कौन सा समास है या आगे पीछे शब्द में कौन सा समास है, और ऑप्शन में तुम्हारे द्वंद्व नहीं दिया हो, ऑप्शन में द्वंद्व समास अगर नहीं दिया है, तभी तुम्हें अव्ययीभाव लगाना है, वरना ये द्वंद्व समास के हैं। क्योंकि द्वंद्व, इन दोनों में द्वंद्व होती है। इधर का अपोजिट क्या है? उधर, ठीक है। और आगे का अपोजिट यानी विलोम क्या है? पीछे।
तो ये एक दूसरे में द्वंद्वता का भाव है, इन दोनों के अंदर द्वंद्वता का भाव है, तो इसीलिए इसमें द्वंद्व समास होता है। यदि द्वंद्व समास ऑप्शन में नहीं दिया है तो हमें अव्ययी भाव समास लगाना है। और बारंबार वाले जो शब्द आते हैं, बारंबारता वाले में धीरे धीरे, इनमें क्या बारंबारता दिखाई देगी, धीरे धीरे, मंद मंद, मंद मंद, हाथों हाथ, हाथों हाथों हाथ, रातों रात, या धड़ाधड़। ठीक है, ये शब्द अगर तुम्हें दिखाई दें, धीरे धीरे, मंद मंद, हाथों हाथ, रातों रात, धड़ाधड़, यदि ये शब्द तुम्हें दिखाई दें तो उसमें क्या होगा, हमारा अव्ययी भाव समास होगा। जल्दी से इसको छाप लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, अव्ययी भाव समास में एक पॉइंट और आता है, अव्ययी भाव समास में एक पॉइंट और आता है, यदि संख्या के साथ नदी का नाम जुड़ा हुआ है, यदि संख्या के साथ किसी नदी का नाम जुड़ा है, नाम जुड़ा है, तो अव्ययी भाव समास होगा। जैसे त्रिगंगा है, त्रिगंगा है, पंचगंगा है, तीन गंगाओं का समूह, तीन गंगाओं का समूह, पंच गंगाओं का समूह। तो साथियों, अव्ययी भाव समास हमने देख लिया था। अब हमारा दूसरा समास आता है तत्पुरुष समास। पहला था हमारा अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में जो होता है हमारा उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और अव्ययी भाव समास में क्या था, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद की प्रधानता थी, उसमें उपसर्ग वगैरह जो लग रहे थे उसमें प्रथम पद की प्रधानता थी। तत्पुरुष समास में अंतिम यानी उत्तर पद की प्रधानता होती है। जैसे इसमें लिखा है, जिस समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह निकल कर आते हैं। कारक चिन्ह मतलब जैसे कि में, को, पर इत्यादि जो आते हैं निकलकर, जिस समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह निकल कर आते हैं उसमें तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। ये मैंने पहले लिख लिया था ताकि थोड़ा समय हम बचा सकें उस वजह से। ठीक है, तो इसमें भूत नली, जैसे एक एग्जांपल है भूत नली। ठीक है, भूतों की नली, भूतों की नली, तो इसमें नली से प्रधानता बनी है, इसमें नली से प्रधानता इसकी बड़ी है। यहाँ जो बाद में भूत अलग है, भूत तो एक शब्द है, किसी का नाम है, किसी के लिए एक शब्द दिया गया है। और उसमें जो नली लगी है, भूतों के लिए नली, तो उसमें नली से प्रधानता इसकी बड़ी है। तो इसमें जो निकल कर आया भूतों के लिए, भूतों की नली, भूतों की नली, जो इसमें के आया ना, के, तो वही हमारा कारक चिन्ह होता है। अभी देखेंगे अब इसमें अलग अलग जैसे कौन कौन से कारक चिन्ह निकल कर आते हैं। तो यहां जो हो गया हमारा तत्पुरुष समास के, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं जो हमारे कारक है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। कारक, जो कारक के भेद होते हैं वही इसमें तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। कर्म कारक जो होता है, कर्म से होता है हमारा कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, और संप्रदान तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास, संबद्ध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास।
तो इसमें 6 भेद होते हैं तत्पुरुष के। तो 6 में जो हमारा पहला समास है वह है हमारा कर्म तत्पुरुष समास। अब कर्म तत्पुरुष समास में हमारा को उपसर्ग निकल कर आता है, को कारक चिन्ह आता है। जैसे गगन चुंबी, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। गगन चुंबी, चुंबी का जो विग्रह करेंगे, जो तोड़ेंगे इसको, तो इसमें आएगा हमारा गगन को चूमने वाला। गगन चुंबी का अगर हम विस्तृत रूप लिखेंगे तो वहां आएगा हमारा गगन को चूमने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। उसका जब हम संक्षेप करेंगे, संक्षेप में लिखेंगे उसको गगन चुंबी लिखेंगे। जेब कतरा, जेब को काटने वाला, जेब को काटने वाला, ये विस्तृत रूप है इसका, जेब को काटने वाला। उसका जो संक्षेप रूप आया है हमारा वो आया है जेब कतरा। वैसा ही हमारा है गृह आगत, गृह आगत मतलब घर को जाना, ठीक है। अब हमारा दूसरा आता है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास, इसमें से या के द्वारा, से या के द्वारा हमारा कारक चिन्ह निकलकर आता है। जैसे हम देखेंगे यहां तुलसी कृत, क्या है तुलसी कृत। तो तुलसी कृत को अगर हम अलग अलग देखेंगे, इसका विस्तृत रूप देखेंगे, तो तुलसी के द्वारा लिखित या तुलसी से लिखित, ठीक है। और उसका है मदांध। मदांध मतलब मद होता है घमंड, और अंध तो अंधा है ही, तो इसमें आ जाएगा हमारा मद से अंधा, यानी घमंड से अंधा, घमंड से अंधा को हो जाएगा उसका मदांध। फिर आएगा हमारा कन कटा, कान से कटा, ठीक है। इसमें कन कटा, कान से कटा। फिर आएगा शोक आकुल, शोक से आकुल, शोकाकुल, शोक से आकुल। यहां है ना शोक से आकुल, से या के द्वारा, शोक के द्वारा आकुल, ठीक है। उसमें आएगा फिर हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। 2 हो गए हमारे, कर्म हो गया, करण हो गया, उसके बाद में आता हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। तो संप्रदान तत्पुरुष समास में जो निकल कर आएगा उसमें आएगा के लिए प्रसर्ग, के लिए बीच में आएगा। जैसे कि हथकड़ी है तो हथकड़ी के बीच में अगर हम तोड़ेंगे उसको तो हथकड़ी के आएगा हाथों के लिए कड़ी। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। बैलगाड़ी, बैल के लिए गाड़ी, ठीक है। यहां संप्रदान में क्या आएगा के लिए संप्रदान में। फिर आता हमारा चौथा अपदान तत्पुरुष। अपदान तत्पुरुष में या तो शब्दों का विग्रह करते वक्त किसी से पृथक होने का भाव पैदा हो, या फिर मुक्त, किसी शब्द के बीच अंत में मुक्त लगा हो या हीन जुड़ा हो, वहां भी हमारा तत्पुरुष समास होगा। जैसे से पृथक, अपदान का जो निकल कर आता है प्रसर्ग से पृथक, तो वहां है हमारा ऋण मुक्त, यानी ऋण से मुक्त, ठीक है। ऋण से मुक्त, इसमें एक पृथक होने, हम ऋण से मुक्त हो रहे हैं तो वहां हमारा ऋण से हमारा पृथक हो रहा है। यहाँ धन से हीन, धन से हीन, धनहीन, तो यहां भी हमारे पृथक हो रहे हैं। पदच्युत, पदच्युत यानी कि पद से च्युत यानी पद से हटना, पदच्युत, यहां भी पृथक ही हो रहे, पृथक होने का ही भाव हमारा आ रहा है। और फिर आता हमारा 5वां संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष में जो आएगा संबंध तत्पुरुष में जो आएगा निकल करके, उसमें का, की, के संबंध के आते हैं। इसमें का, की, के। जैसे राजरानी, राजरानी, राजा की रानी, राजरानी यानी राजा की रानी। गंगा जल यानी गंगा का जल। राज दरबार, राजा का दरबार। तो इसमें का, की, के ये सब निकल कर आते हैं। यहां से जो राजरानी है ना, इसमें राजरानी में एक चीज और है, ध्यान रखना, यहां लिख देता हूं मैं। यदि राजरानी पूरा एक साथ लिखा है, राजरानी एक साथ लिखा है तो वहां होगा संबंध तत्पुरुष। एक साथ लिखा है तो संबंध तत्पुरुष। यदि यहां एक योजक चिन्ह लग गया है और वहां राज, इस तरह से राजरानी लिखा है, तो यहां इसका जो अर्थ, जो समास आएगा वहां द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास होगा, ठीक है। राजा और रानी, यहां जो होगा राजा और रानी, द्वंद्व समास होगा। फिर आता हमारा अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में या पर, इसमें जो प्रसर्ग निकल कर आएगा बीच में, वहां अधिकरण में या पर। जैसे कि आप बीती, आप बीती को तोड़ेंगे आप पर बीती। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, ये वाला गृह में प्रवेश। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर मतलब खुद पर, आत्म पर निर्भर, खुद पर निर्भर।
तो ये हमारा तत्पुरुष समास के कुछ थे, इनको नोट करो जल्दी से, जल्द नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो इसको। तो साथियों आज हमने दो समास देख लिए हैं, अव्यय भाव समास और तत्पुरुष समास। हमने बहुत इंपॉर्टेंट समास देख लिए हैं। अब आगे हम अगले सेशन में देखेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं अपना सेशन, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। तो तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।